So Meenakshi Daga is even having exams, but she is attending daily classes. Good, Meenakshi. Keep it up. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो हम कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स एंड आज हमारा 22nd लेक्चर है एंड 22nd लेक्चर का मतलब होता है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे करते करते 21 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड वी होप इन सभी लेक्चर्स के नोट्स जो है आपके प्रिपेयर्ड हैं एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो आपके वेल रिवाइज हैं। सर आप मेरी फोटो तो बनाना भूल ही गए। ओके ओके चलो बना दिया। ये है। फिर क्या है ये है सर हमारी क्लास की कुछ नियम प्लस कायदे कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है कम से कम 3 बार देखना होता है बेटर रिटेंशन के लिए। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सर पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको देखनी होती है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एडवर्सली इंपैक्ट होगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना है सर, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बाइलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग, प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन व्हाइल जॉइनिंग द लेक्चर एंड जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट है उनको वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से जो है वो कंप्लीट कर लेना है। यस सर। तो आप अभी लाइव क्लासेस के अंदर है जो टोटली फ्री होती है, रात को 10 बजे होती है, गूगल मीट के ऊपर होती है एंड इनका लिंक आपके गूगल सॉरी जो व्हाट्सएप के चैनल्स हैं, टेलीग्राम के चैनल्स हैं, इन सभी के ऊपर आ जाता है। यही लेक्चर्स होती है, सब फ्री होती है। हाँ, ये टोटली आपके पास फ्री होती है। ऐसे करते करते अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इतने सारे कोर्सेज कर लिए हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज इंडिविजुअली आपको 799 रुपीज में मिल जाते हैं 1 ईयर के लिए। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, फिर कहाँ मिलेंगे? www.meranam.com के पास। तो ये वेबसाइट गलत बोली आपने। अरे देखो ना, ये मेरा ही तो नाम है। अच्छा, तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगा ना। हाँ, आप जब कभी भी किसी को बोलो या मेरे से बात करो ऐसे बोलो www.आपका नाम.com। हाँ, ऐसे बोलना। यस सर। तो www.मेरानाम.com के ऊपर जो है आपको सब कुछ मिल जाती है। यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा सा मेंबरशिप प्लान भी है जिसके अंदर जो लोग होते हो ना कि सर हमको तो दिन भर पढ़ना है, सारे दिन पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अलग अलग सब्जेक्ट परचेज ना करके फिर आप मेंबरशिप भी परचेज कर सकते हो जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली इस तरीके से भी जो है आप लोग जा सकते हैं। यस सर। सर आप ना एक चीज भूल गए क्या, सबका माइक ऑफ करना। अच्छा, ये गलती हो गई यार। एक सेकंड रुक जाओ, अभी ऑफ कर देता हूँ। चलो। हम्म। तो हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स और सर ना एक दिन ना इस इंडिया के मैप के ऊपर ना वापस खेल लो एक बार। तो अब ना ये चीज भी जल्दी ही करेंगे कि एक दिन इंडिया के मैप के ऊपर जो है वो वापस खेलेंगे। यस सर। तो हम पढ़ रहे थे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यस सर। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर सर हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं वो एक पूरा का पूरा साइकिल रिपीट करके आपके पास क्या होता है, वहीं पे जो है वापस आ जाता है। हमने देखे थे मेन साइकिल्स आपके पास वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर का होना चाहिए। इसमें से देखो वाटर, सर ये ना मत ही पढ़ाओ आप। हाँ, कार्बन हमने देख लिया था, फास्फोरस हमने देख लिया था, सल्फर के लिए मैंने आपको बोला था होमवर्क में दूंगा एंड नाइट्रोजन को जो है हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ये चीज देखी थी कि सर बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपके पास होता है गैसीय साइकिल और एक आपके पास होता है सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसीय साइकिल कौन सा होगा? गैसीय साइकिल वो होगा जिसमें हमेशा आपको रिजर्वायर को देखना है। किसको? रिजर्वायर को। कि मैक्सिमम ये जो है वो कहाँ पे मिलेगा। तो गैसीय साइकिल में जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलते हैं सर? एटमोस्फेयर में, मतलब गैस के अंदर। और सेडिमेंट्री का रिजर्वायर आपके पास क्या होती है? रॉक्स या अर्थ कि अर्थ के अंदर दबा हुआ जो है आपको यहाँ पे कौन सा मटेरियल कहाँ पर ज्यादा मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स। वो आपके पास सेडिमेंट्री साइकिल्स को जो है वो रिपीट करता है। या बेसिकली ये जो चीजें देखा करो कि रॉक के फॉर्मेशन में, जिन्होंने ज्योग्राफी देख रखी है उन्होंने रॉक फॉर्मेशन पढ़ रखा होगा कि रॉक के फॉर्मेशन के अंदर, रॉक के अंदर जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो मिनरल्स मिलते हैं आपको, वो सारे के सारे मिनरल्स ना सेडिमेंट्री साइकिल को ही आपके पास फॉलो करते हैं। क्लियर? वो सारे के सारे आपके पास सेडिमेंट्री साइकिल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो हमने सबसे पहले कार्बन साइकिल देखा था। कार्बन साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बन कैसी होती है, वाटर के बीच में सॉल्युबल होती है, कि वाटर के अंदर ना ये सॉल्व हो जाती है। एंड इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि जो ओशियंस होते हैं दे आर बिगेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ CO2। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओशियंस मिलेगी। हमने देखा है सर फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में बहुत बार आग लग जाती है, तो उससे भी जो है वो कार्बन डाई CO2 जो है वो यहाँ से भी काफी ज्यादा रिलीज होती है। मतलब फॉरेस्ट जो होते हैं वे भी एक रिजर्वायर की तरह आपके पास यहाँ पे एक्ट करते हैं। एंड जो हमने प्रोसेसेस देखे थे कि एक कार्बन साइकिल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आएंगे, तो सर फोटोसिंथेसिस आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, डीकम्पोजिशन।
सर ये सब मैं कैसे याद रखूं? देखो ये सब बहुत अच्छे से याद रखने के लिए सिर्फ एक पेड़ ले लो, हाँ सर, इधर एक सूरज उगा दो, ओके सर, और यहाँ पे ना तुम खड़े हो जाओ, ओके, फिर क्या हुआ सर? फिर देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूरज की प्रेजेंस में, ओहो हाँ सर, सूरज की प्रेजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सूरज थोड़ी ना कार्बन डाइऑक्साइड देता है आपको। यस सर, बट photosynthesis happens in the presence of sunlight only. That's why the presence of sun is quite really important in the whole this scenario, है ना? यहाँ पे तो सूरज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास। तो सूरज जब होगा तब आपके पास फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस से कार्बन आपके पास आ गया पेड़ों में, यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो एंड CO2 को आप वापस एक्सहेल कर देते हो, मतलब सर रेस्पिरेशन हो गया एंड फोटोसिंथेसिस आपको हो गया। फिर क्या हुआ? देखो तुम ना अपनी सांस ना ऐसे लेते रहे, O2 लेते रहे, CO2 देते रहे, O2 लेते रहे, CO2 देते रहे, O2 लेते रहे, CO2 देते रहे, O2 लेते रहे, CO2। सर बस करो सर, मैं थक गया, अरे कोई बात नहीं, O2 लेते रहे, CO2 लेते रहे। सर क्या हुआ? तुमने वो सुन रखा होगा ना कि हर एक की सांसों का एक घड़ा होता है। अरे हाँ सर, बचपन में ना हमने दादा दादी की कहानियों में सुना है कि हर एक की सांसों का एक घड़ा होता है। फिर क्या? फिर एक दिन आपने अपने घड़े से सारी की सारी सांस ले ली, फिर आपकी सांस जो है वो खत्म हो गई। फिर क्या हुआ सर? फिर आप थे हो गए। ओहो हाँ सर, सर ला मैं जब जाऊंगा ना लोग बड़े रोएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है रोने दो। तो तुम थे हो गए, फिर क्या हुआ? फिर अब आपका होगा डीकम्पोजिशन। अच्छा, तो जो बची कुची CO2 तुम्हारे अंदर है ना वो भी निकल जाएगी। यस सर, मतलब जितनी भी तुमने ली थी वो सारी की सारी तुमने वापस दे दी। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन, ये तीनों ही जो प्रोसेसेस आपके पास यहाँ पे होते हैं वो आपके क्या क्वेश्चन है आप पोस्ट कर दो या फिर लास्ट में, क्लास के लास्ट में पूछ लेना, ठीक है? तो ये चीज आपके पास है। तो ये तीनों ही जो है आपके पास यहाँ पे कार्बन साइकिल के अंदर जो है वो मिलते हैं। चलो सर अच्छी बात है, ये तो मिल गया सर हमको, ये चीज आपके पास यहाँ पे हो गई। अब इसी टाइम में हमने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में पढ़ा था। यस यस सर, क्या बोलते हैं हम इसको? सर इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। यस सर, सर क्वेश्चन आता है यहाँ से, बिल्कुल जरूर यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पास आता है। एंड उसके बाद में हम लोगों ने फास्फोरस साइकिल देखा था लास्ट क्लास के अंदर, के ना फास्फोरस साइकिल सर कहाँ पे होता है? सर फॉस्फेट होती है रॉक के अंदर, एंड रॉक से फॉस्फोरस जो है हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, और इस तरीके से हमको फॉस्फेट जो है वो वापस देनी भी होती है। तो हमने फास्फोरस साइकिल को भी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। एंड उसके बाद आपके पास आ जाता है एक लास्ट साइकिल जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, हाँ ATT की तो पढ़ लिया हमने, जिसको हम लोगों को बोलना होता है नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? तो नाइट्रोजन साइकिल में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज यही होती है कि सबसे पहले तो ये प्रोसेस के नाम ही याद नहीं होते हैं कि ये कौन कौन से हैं, कितने मिलेंगे। तो आराम से 2 मिनट का आप टाइम लीजिए, टेक अ 2 मिनट ब्रेक, ब्रेक नहीं लेना है, मतलब 2 मिनट, 2 मिनट लो एंड इन सारे प्रोसेस को समझ लो कि ये चीजें तो होनी होनी है। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर असिमिलेशन, फिर अमोनिफिकेशन एंड फिर डीनाइट्रिफिकेशन। इन सब के अलग अलग मतलब हैं। इनको, इनके मतलब भी आपको समझ में होते हैं कि इनकी मीनिंग जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस हाउ ये परफॉर्म कैसे होता है। ये दो चीजें जो है आपको यहाँ पे समझनी पड़ती है। प्लस आर देयर एनी एजेंट्स, ठीक है, हु हेल्प इन दिस प्रोसेस, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ये सब। तो यहाँ से ना जो मेनली बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपके पास आता है हमेशा नाइट्रोजन साइकिल से। तो इसलिए नाइट्रोजन साइकिल जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी आपके पास होता है। तो क्या करना है? तो सबसे पहले प्रोसेस देख लो कौन कौन से हैं। क्या क्या है आपके पास? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के सर कहीं पे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सबसे पहले तो फिक्स कर लो, है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन है आपके पास। फिर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स पढ़े होंगे ना आपने, तो उसमें कन्वर्ट कर देना है उसको, तो नाइट्रिफिकेशन आपके पास हो गया। फिर असिमिलेशन है, फिर अमोनिफिकेशन, सर अमोनिया, हाँ अमोनिफिकेशन यहाँ से, और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब वापस भी तो देना है एनवायरमेंट को नाइट्रोजन। यस सर, क्लियर? तो इतने प्रोसेसेस आपके पास यहाँ पे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस आपको समझना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, असिमिलेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है एंड डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो कितने हुए? 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले तो ये रट लो यहाँ पे कि सर यहाँ पे 5 प्रोसेसेस होंगे, क्योंकि इनमें से आधे लोगों को 1 2 3 और 4, 4 याद रहेंगे, असिमिलेशन भूल जाओगे। असिमिलेशन जो है वो मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे भूल जाते हैं। तो याद रखना है टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास 5 प्रोसेसर्स हैं आपके पास। टोटल कितने हैं? टोटल आपके पास यहाँ पे 5 प्रोसेसर्स हैं। डन? क्या क्या हो गए एक बार बिना देखे लिख सकते हो, बिना मेरे सामने देखे हुए लिख सकते हो? यस, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। इस पूरे प्रोसेस पर रटने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं जो आएगी, तो हम लोग क्लास में ही रटना याद करके जाएंगे।
यस, लिखिए एक बार बिना देखे लिखिए, ये यहाँ पे लिख दिया, बिना देखे लिखिए एक बार कौन कौन से प्रोसेसर है, सारे एक साथ ही लिखो, बिना देखे लिखना है। यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। 5 प्रोसेस है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर असिमिलेशन, अमोनिफिकेशन और फिर डीनाइट्रिफिकेशन। अरे बहुत सिंपल है भाई, दो तो एन से ही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर दो ए से है, असिमिलेशन एंड अमोनिफिकेशन, और एक है डीनाइट्रिफिकेशन। के सर वापस दे दो, जो आ गया वापस दे दो, जो आ गया है उसको वापस दे दो। यस, हो गया याद। अब देखो एक एक चीज को जो है हम लोग समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है और ये सब। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन का जो साइकिल है, ये आपके पास गैसियस साइकिल होगा या सेडिमेंट्री साइकिल होगा? यस, विल इट बी गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल? सर इट विल बी अ गैसियस साइकिल। ठीक है, ये आपके पास गैसियस साइकिल होता है। मतलब कि अगर ये अर्थ है, ये सर ऐसी अर्थ मत बनाओ। हाँ, अर्थ हमको बनाने की आदत है, तो हम चलते हैं ज्योग्राफी के कोर्स में। ये अर्थ है सर, मैं कैसे मान लूँ? ये देखो, ये पेड़ लगा लो और यहाँ पे आप बैठ जाओ। ओके सर, तो अब ना सब कुछ देखो यहाँ पे। तो ये आपके पास कौन हो गई? ये सर आपके पास हो गई अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में आपके पास जो नाइट्रोजन होती है, इसको धरती के ऊपर लेकर के आना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि पहले तो इसको लेकर के तो आओ हमारे, ताकि हम इसको यूज कर सके। क्योंकि नाइट्रोजन सूंघने से तो है, आपके साथ रेस्पिरेशन में ले लेंगे। यस। तो अब देखो ये आपके पास आती कैसे है। इसके लिए आपके पास लगते हैं एजेंट्स। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये नाइट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये आपके पास आती है नीचे, एंड फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। अब ये एजेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? ये एजेंट्स आपके पास बैक्टीरिया हो सकते हैं। यस। इंडस्ट्रीज आपके पास ये एजेंट हो सकती है। सर इंडस्ट्रीज कैसे? देखो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है, पॉल्यूशन से वहां पे ऊपर रिएक्शंस होती है, रिएक्शन से अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, वो फिर बाद में नीचे आते हैं। तो इस तरीके से आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इंडस्ट्रीज जो आपके पास होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो आपके पास होती है, इसकी हेल्प से भी नाइट्रोजन जो है आपके पास यहाँ पे फिक्स होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहीं पे लगता है, बाकी जगहों के आपके ऊपर आपके पास नहीं लगता, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन नाइट्रोजन गेट्स फिक्स। अब वो क्या हो सकता है? वो आपके पास हो सकता है थंडरस्टॉर्म। ठीक है, ये आपके पास, या जो लाइटनिंग आपके पास होती है, बिजली बिजली कड़कती है ना, तो उस टाइम में भी नाइट्रोजन जो है आपके पास यहाँ पे फिक्स हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग ये कौन से गैसियस साइकिल के अंदर आपके पास काम में आता है? तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो है ये आपके पास काम आता है। ये थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो बैक्टीरिया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। क्या क्वेश्चन है आपके पास? पहला क्वेश्चन ये कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं? यस, इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है आपके पास यहाँ पे फिक्स होने को मिलती है। तो हमें नहीं मिलता, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, के बादल हैं, बिजली कड़की, नाइट्रोजन नीचे आ गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। क्लियर सभी को? यस। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब देखो आपके पास बैक्टीरिया कौन कौन से लगते हैं। तो बैक्टीरिया से ना आपके पास क्वेश्चन आता है, बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखना है। बैक्टीरिया में भी जो आपके पास होते हैं वो दो तरह के बैक्टीरिया लगते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो काम करते हैं। एक तो नाम यहीं पे याद कर लेना, राइजोबियम। ठीक है, एक तो आपके पास हो जाएगा राइजोबियम, बोलने की कोशिश करो मेरे साथ, राइजोबियम। ठीक है, एक तो आपके पास है राइजोबियम। किस किस को याद हो गया? यस, शिक्यो, यस शिक्यो है, याद हो गया। किस किस को याद हो गया? याद हो गया, एक तो आपके पास है राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम जो आपके पास होता है ना, लिग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है हमेशा। ध्यान रखना, इसको लेकर के भी, राइजोबियम को लेकर के भी आपके पास आगे आगे क्वेश्चन आते रहते हैं। कहाँ पे काम आता है? ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है ये। कहाँ पे रहता है? तो लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है ये। ठीक है, वहां पर जो है आपके पास ये रहता है। तो एक तो राइजोबियम आपके पास होता है।
और इसके अलावा भी आपके पास होता है। इसके अलावा 1, 2 और 3 नाम आपको और याद रखना है। एक नॉस्टॉक, ठीक है, एक अज़ेटोबैक्टर और एक आपके पास होता है सिनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक, अज़ेटोबैक्टर एंड सिनोबैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम, उसके बाद 3 और याद रखना है, नॉस्टॉक, अज़ेटोबैक्टर एंड सिनोबैक्टीरिया। सर ये तीनों अलग क्यों पढ़ा है? ये तीनों अलग है क्यों? क्योंकि जो राइजोबियम है वो तो आपके पास रूट्स के अंदर रहता है। अब इसकी फिक्स जगह है, वो रूट्स के अंदर ही मिलता है। बट ये जो तीनों है, ये तीनों कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। ये तीनों के तीनों आपको फ्री लिविंग होते हैं, कहीं पे भी जो है वो आपके पास यहाँ पे रह सकता है। तो राइजोबियम तो लिग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में रहेगा और बाकी सारे के सारे आपके पास होते हैं फ्री। और ये सब किसके अंदर काम आते हैं? ये सब काम आते हैं सर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। किसके अंदर? इनके अंदर। यस, आवाज आ रही है मेरी परफेक्ट? चलो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो है वो काम आता है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कि सर अगर ये अर्थ है, ये यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे मैं लगा के बैठ गया, फिर क्या हुआ सर? थंडरस्टॉर्म आया, यस। या फिर यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई, ठीक है, उसकी वजह से आपके पास, और फिर यहाँ पे कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया थे, इन सबसे क्या होगा? इन सबसे होगा सर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो थंडरस्टॉर्म याद हो गया, लाइटनिंग याद हो गई, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज याद हो गई, एंड बैक्टीरिया सबसे पहले। फिर बैक्टीरिया में सर दो टाइप्स हैं, एक आपके पास हो गया राइजोबियम, एक हो गया नॉस्टॉक, अजेटोबैक्टर एंड सिनोबैक्टीरिया, ठीक है। इनसे भी खास बात है, क्वेश्चंस बहुत डीप डाइव जाते हैं, तो हर एक से खास बात जो जो है वो भी याद करते स्टार्ट करो। राइजोबियम से खास बात क्या है कि सर रूट्स में मिलता है, एंड नॉस्टॉक, अजेटोबैक्टर ये सब कैसे हैं? फ्री लिविंग है, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है ना ये, बट मान के चलो जब क्वेश्चन में दिखती है ना, एक स्टेटमेंट दिखता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 3 है, वहां पे पूरा क्वेश्चन खराब करता है ये स्टेटमेंट कि ये फ्री लिविंग है या रूट्स में रहेगा, है ना। इसलिए इन सभी चीजों को जो है वो ध्यान रखना है। अच्छा, तो सिनोबैक्टीरिया को लेकर के एक और चीज होती है जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये गैसियस प्रोसेस होता है, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन आपके पास सबसे पहले करना होता है। तो लाइटनिंग जो है वो नाइट्रोजन को ब्रेक कर देती है, किसके अंदर? नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर, जो कि उसके बाद में प्लांट्स जो होते हैं वो उनको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? प्लांट इसको यूज कर लेगा, प्लांट जैसे यूज करेगा तो वो खाने में आपके पास आ जाएगा, इसके थ्रू आपके शरीर में आ जाएगा। फिर आपके शरीर को पता ही है कि आगे किस तरीके से या तो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो, या फिर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद डिकम्पोजिशन के थ्रू वापस नाइट्रोजन दे देते हो। तो ये आपके पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आपके पास यहाँ पे चलता है ना, कि नाइट्रोजन नॉट यूज डायरेक्टली बाय द एयर फ्रॉम द एयर प्लांट्स, कि डायरेक्टली तो हम यूज कर नहीं सकते हैं, तो एनिमल और प्लांट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बैक्टीरिया में भी दो तरफ, एक तरफ राइजोबियम हो गया, एक तरफ ये तीन हो गए। ये तीनों कैसे हैं? फ्री लिविंग है। ये कहाँ पे मिलता है? प्लांट के रूप में। डन, चलो। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? है ना, नहीं लेना है स्क्रीनशॉट, नहीं। इस ये जब रिकॉर्डिंग अपलोड होती है ना, तब जाओ, रिकॉर्डिंग को देखो, रोको उसको वहां पे, और हाथ से लिखो। ये ऐसे नाम है ना, जब तक हाथ से नहीं लिखोगे तब तक समझ नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे सर अभी स्क्रीनशॉट ले लेता है, हाथ से बाद में लिख देंगे, नहीं। बहुत सारी चीजें छूट जाएगी, याद नहीं आएगा। प्लस क्या होता है ना कि एक चीज आज देखी, एक चीज वापस कल देखोगे तो वो याद अपने आप ही हो जाती है ना। तो वो टाइम का जैसे ही फर्क होने से अगर बार बार कोई चीज होती है तो वो अपने आप ही याद हो जाती है, इसलिए उस टाइम करना है। डन। तो ये चीज आपके पास होती है। अच्छा, सिनोबैक्टीरिया को लेकर के ये आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको लेकर के ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको ना ब्लू ग्रीन अलगाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन अलगाई भी लेते हैं, ऐसा। इसको जो हम लोग ब्लू ग्रीन अलगाई भी जो है वो कहते हैं। ये बाकी के बैक्टीरिया से अलग होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या मिलता है? इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो बाकियों में नहीं होता, विच इज इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर एंड फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर प्लांट्स। अच्छा सर, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? ये नहीं पता? नहीं सर, ये नहीं पता, कोई बात नहीं, पिछले लेक्चर जाके देखो, वहां पे हमने रिलेशनशिप के अंदर इनको डिस्कस कर रखा है। क्लियर? तो आप अभी नहीं बता सकते, मैं बता दूंगा, बट ऐसी और भी बहुत सारी रिलेशनशिप होती है जो फिर आपको याद नहीं आएगी, इसलिए वहां से जाकर के देखना। डन। तो ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट,
जो कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होता है। क्लियर? ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी काम आता है सोइल एंड वाटर में, एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 5, Cyanobacteria were the first cell to produce oxygen 1.5 बिलियन एगोस। सर ये क्वेश्चन आएगा क्या? ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि डिबेटेबल हो जाती है चीजें, इसलिए ये नहीं मिलते। बट ये सारे के सारे पॉइंट्स Cyanobacteria लिखेंगे, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट दे देंगे, फिर बोलेंगे 1 एंड 2, 2 एंड 2 कौन कौन से सही है। डन यहाँ तक? यस। तो देखो कितनी सारी चीजें आपको याद करनी है। सर याद हो गया सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अर्थ पे लेकर के आना, जिससे कि हम इसको यूज कर सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझ आ गया पूरा? यस। देखो कितनी खराब बात होती अगर मैंने पहले ही ऐसे बोल दिया होता, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू लाइक ऑन अर्थ सो दैट वी कैन यूज इट। कुछ समझ आता? नहीं आता। बट अब सारी चीजें समझ सकते हैं कि हाँ सर एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसके बाद कुछ एजेंट्स लगेंगे जिसकी हेल्प से वो अर्थ पे आएगी, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्लांट और एनिमल जो है नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। ओके। तो एजेंट्स कौन कौन से हो गए? तो एजेंट्स हो सकते हैं 3। पहला एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर में जो है बिजली वगैरह जो कड़कती है, लाइटनिंग वगैरह हो गई, वो सब है आपके पास। या ठीक है, तेज आंधी तूफान थंडरस्टॉर्म वगैरह आपके पास चल रहे हैं, वो सब है आपके पास। दूसरा आपके पास कौन सा हो गया? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो गई सर। तीसरा बैक्टीरिया हो गया। अच्छा बैक्टीरिया में भी एक ही बैक्टीरिया का है? नहीं सर, 2 तरीके के हैं। ठीक है, पहला आपके पास कौन सा हो गया? राइजोबियम। दो कौन से हो गए? नॉस्टॉक, फिर अजेटोबैक्टर और फिर सिनोबैक्टीरिया। ओके। कुछ खास बात? हाँ सर, राइजोबियम कहाँ रहता है? रूट्स में। नॉस्टॉक ये सारे कैसे हैं? फ्री लिविंग। अच्छा, इनमें कोई इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, सिनोबैक्टीरिया। क्यों? ब्लू ग्रीन अलगाई कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यस, ये सारी बात। डन। सब कुछ याद हो गया इजीली? अभी भी अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो ये आपके पास मैंने इरेज कर दिया। 2 मिनट का टाइम है, जितना भी लिख सकते हो ना थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश कर लो, ताकि सब, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे नाम है जो भूल जाओगे। या तो एक आधे दोस्त का नाम यही रख दो, है ना, कि आज से अपने दोस्तों को सीनो बैक्टीरिया कहना स्टार्ट कर देना। है ना? मैंने देखा है कई बार तरंग गिडवानी पढ़ रहे होते हैं तो उनके पीछे से कोई जा रहा होता है, तो अब कोई जाए तो एकदम से बोल देना नॉस्टॉक, इधर से मत जाओ। जब देखो सीनो बैक्टीरिया की तरफ मेरी क्लास में आ जाते हो हैं, ऐसा। प्यार से क्या होता है, दोस्तों में नाम रखा जाता है सीनू। आप सीनू न मत रखना, सीनो बैक्टीरिया रखना। है ना? नॉस्टॉक। प्यार में एक दूसरे को नॉटी बोलते हैं ना, हाउ नॉटी यू आर, यू सो नॉटी नाउ डे। है ना, उसको नॉटी मत बोलना, नॉस्टॉक बोल देना। डोंट बी नॉस्टॉक। अच्छा, थर्ड थर्ड याद नहीं आ रहा? थर्ड क्या था? अजेटोबैक्टर। अब यार वो इतना थोड़ा बहुत आप भी ढूंढ लीजिए। देखो एक्चुअली ये क्या होता है, मेमोरी याद करने के तरीके होता है। किसी चीज से कोई चीज एसोसिएट कर दी जाए तो वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है फिर। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी तरकीबें होती है, क्योंकि मैं ऐसे सेशंस लेता हूँ ना, तो उसमें बताने के लिए कि ऐसे याद करो वैसे याद करो, थोड़ा सा फनी लैंग्वेज के अंदर। है ना? अजेटोबैक्टर याद नहीं होता? कर सकते हो। बैक्टीरिया को जूते से मार दो, अजेटोबैक्टर। बैक्टीरिया को जूते से मार दो तो जूता और बैक्टीरिया, अजेटोबैक्टर। कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में, वो बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं लाइफ में जो बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं। है ना? उनको जूते से मारना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको जूते से मारो, अजेटोबैक्टर। हो गया याद? और कितने तरीके चाहिए? कैसे भी एसोसिएट कर सकते हो, कैसे भी एसोसिएट कर सकते हो। है ना? मान लो आपकी कोई एक्स थी,
अरे सर, उसका नाम तो अज़ेटोबैक्टर पक्का रखा जा सकता है। यस। तो कैसे भी याद रखा जा सकता है कि सर पहले तो कश्मीर की कली कली लगती थी, पर बाद में बैक्टीरिया ही लगी वो। यस। चलिए, तो ये तो हुई एक से ना, जो कि यहाँ पे आपको याद करने में काम आती है। तो देखो, इतने नाम आपको याद हो गए होंगे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं ना कि टू टाइप्स, ठीक है, वन, फिर वन वन और वन, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं डी के ऊपर, चलो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं नॉस्टॉक को हमेशा कहाँ पे लिखूंगा? नॉस्टॉक को मैंने हमेशा कहाँ पे लिखा है? बी पे। उसके बाद सिनोबैक्टीरिया को मैंने कहाँ पे लिखा है? ऐसे याद करना चाहिए कि सर नोट्स में कौन सी लाइन पे कहाँ पे का लिखा हो ना, वो भी याद हो जाए। और राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम ए के ऊपर लिखना है। चलिए गुड, चलिए गुड। तो देखो ये डायग्राम देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, तो यहाँ से कुछ थंडरस्टॉर्म वगैरह हो गया, वहां से नाइट्रोजन फिक्स हुई, और नाइट्रोजन फिक्स होकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो आ गई, अब आपके लिए यूज करने के लिए अवेलेबल है। अब आपके जब यूज करने के लिए अवेलेबल है, तो इस नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया लगते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कौन कौन से होंगे? तो राइजोबियम हो सकता है, नॉस्टॉक हो सकता है, अज़ेटोबैक्टर हो सकता है, सिनोबैक्टीरिया होता है। यहाँ से अब आपके पास आ गया NH3। अब NH3 को भी क्या हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं। तो इसको भी वापस आपके पास काम में लेने के लिए आपके पास आएंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या जिसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। इस नाइट्रिफिकेशन के थ्रू क्या होगा कि हम उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम उसको जो है वो ऑक्साइड्स के अंदर, या जो नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, इसके अंदर वो उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ सर कि नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू हमने बनाया क्या है? अमोनिया बना दिया। बट अमोनिया को क्या हम डायरेक्टली यूज करेंगे? नहीं। अभी हम अब इसको नाइट्रिफिकेशन के थ्रू, किसके थ्रू? नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। डन। नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में जो है हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके पास होता है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। अब इस नाइट्रिफिकेशन को करने के लिए भी हमारे पास बैक्टीरिया, देख रहे हो ना, बैक्टीरिया। तो ये करने के लिए भी आपके पास ना एक सेना लगती है। दो नाम याद रखने हैं, एक तो होता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और एक उसके पास होता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकसस। ये ऐसा कुछ नाम होता है, कोकसस का कुछ बोलता है उसको। तो ये जो है आपके पास होता है। यस। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो नाइट्रिफिकेशन, द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। नाइट्रेट्स आर फॉर्म्ड, ये नाइट्रोसोमोनास होता है एक तो आपके पास, ये, और एक आपके पास होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर जो आपके पास होता है, ये नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देगा ये नाइट्रेट्स में। बट देखो ये नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब तो क्या है कि आप साइंस में चले गए, वो याद हो तो आपके पास यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये तो जो है आपको याद हो तो ठीक है, नहीं भी याद होगा तो बस आपको तो ये याद रखना है कि नाइट्रिफिकेशन में कौन कौन काम आ रहा है, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आता है, बैक्टीरिया का नाम दे देंगे वो, ठीक है, कि सर राइजोबियम है, वो यहाँ काम आता है, यहाँ काम आता है, यहाँ काम आता है, कहाँ पे? मैच द फॉलोइंग, वहां पर आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास को याद रखना है, नाइट्रोकोकस को याद रखना है, एंड नाइट्रोबैक्टर को याद रखना है। तीन चीजें। सर ये याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मत करो याद। ठीक है, जिसके आगे नाइट्रो वर्ड दिख जाए वो इसमें है। अब तो याद हो जाएगा। यस, अब तो याद हो जाएगा। क्योंकि आप पहले देख लो, कोई सा भी राइजोबियम पढ़ा, नाइट्रो नहीं है। ठीक है, नॉस्टॉक पढ़ा, नाइट्रो नहीं है। फिर अज़ेटोबैक्टर पढ़ा, उसमें भी नाइट्रो नहीं है। फिर सिनोबैक्टीरिया पढ़ा, नाइट्रो नहीं है। डन। यानी जिसके आगे नाइट्रो आ रहा है वो किसमें है? वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, या फिर नाइट्रोजन फिक्स उसमें जाएगा, नाइट्रिफिकेशन के अंदर जा रहा है। क्लियर? नाइट्री से नाइट्रो, नाइट्री, नाइट्रो, नाइट्री से नाइट्रो,
याद रखना है। डन। कितने सारे बैक्टीरिया याद हो गए आपको? अच्छा, कभी जिंदगी में ये भी नहीं सोचा था कि सर बैक्टीरियाओं के नाम याद करने पड़ेंगे, है ना? बट करने पड़ता है। अरे 5 नहीं हो गए हैं भाई, ज्यादा हो गए हैं। टोटल 4 और 3 यहाँ पे 7 बैक्टीरिया के नाम याद करना है। 7। राइजोबियम, नॉस्टॉक, अज़ेटोबैक्टर एंड सिनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। उसके बाद आपके पास है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये 3। जिसमें जो नाइट्रोसोमोनास है वो तो अमोनिया को नाइट्रेट में काम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो नाइट्राइट है उसको भी नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? तो नाइट्रोबैक्टर। तो वो नाइट्रोबैक्टर है, वो याद रखना है। डन। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे हो गई। अब देखो क्या हुआ आपके पास, कि सर थंडरिंग वंडरिंग हो गई, सब कुछ हो गया। इस सबसे जो है हमको नाइट्रोजन यूज में के लिए अवेलेबल हो गई, और इन प्लांट्स ने अब इस नाइट्रोजन को जो है वो यूज करना है। तो जब ये प्लांट्स वगैरह इन नाइट्रोजन को जब यूज करते हैं, ठीक है, एंड वो उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं इस नाइट्रोजन को, इस प्रोसेस को बोला जाता है असिमिलेशन। क्लियर? असिमिलेशन के अंदर क्या होगा? असिमिलेशन के अंदर होता है सर, कि जो अब ये नाइट्रोजन अवेलेबल हो गई है हमारे यूज करने के लिए, हम अभी भी डायरेक्टली हम तो कंज्यूम कर नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब प्लांट जो है वो इसको कंज्यूम करेगा बाई रूट्स। हो सकता है रूट्स जो है वो इनकी इसको जो है कंज्यूम करे, ठीक है। तो ये यहाँ से कंज्यूम होता है, उसके बाद ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको कि फिर हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये जो जब प्लांट इन अवेलेबल NH4 या NO3 इन सबको लेकर के नाइट्राइट्स को लेकर के जब उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है असिमिलेशन। डन। सबसे पहले तो आपको ना इन तीनों प्रोसेस का मतलब समझ में आना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ, इसलिए अर्थ है, अर्थ के ऊपर कहीं पे N2 है, इसको यहाँ से धरातल के ऊपर लेके आ जाओ, ये क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ पे आई अमोनिया, हमारे अभी किसी काम की नहीं है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करो, ये प्रोसेस कौन सा होगा, नाइट्रिफिकेशन। डन। बट ये अभी भी किसी काम का है नहीं सर। अब यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है वो इसको लेगा और फिर वो इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, असिमिलेशन। डन। हर एक प्रोसेस, एंड हर एक प्रोसेस में कौन सी सेना लग रही है, सब याद करना है। डन, यहाँ तक ये 3 समझ में आ गए। तो असिमिलेशन के अंदर क्या मैंने आपको किसी भी बैक्टीरिया का नाम याद कराया है? नहीं करवाया ना, तो रूट्स वो तो खुद से कर ले रही है, याद करना भी नहीं है। इट्स ओके। तो अभी तक सारी चीजें समझ में आई? अभी तक फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार जो है वो एक बार डायग्राम को अच्छे से समझ लो एक बार वापस। किसरी अर्थ है, यहाँ पर था N2, इस N2 को हम नीचे लेकर के आए, क्या किया हमने, हमने किया सर नाइट्रोजन, सर ऐसे लिखो मत, चलो ठीक है। ओके, फिर क्या किया सर, फिर इसको ना हमने कन्वर्ट कर दिया नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में। फिर क्या हुआ सर, फिर यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ की जड़ें हैं, ये जड़ें इसको यूज करेगी और यूज करके इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर भी इसको जो कन्वर्ट करने का है, ये भी क्या है आपके पास, ये भी एक प्रोसेस है। ओके सर। तो ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, और ये सी हो गया है। तो इसमें मुझे एक बात बताओ कि सर तीनों बैक्टीरिया का रोल कहाँ पे आएगा, तीनों बैक्टीरिया का रोल कहाँ पर आएगा इसमें? यस, ए के अंदर जो है आपको सिनोबैक्टीरिया का रोल मिल जाएगा। चलिए गुड। विच प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन हियर, विच प्रोसेस विल बी नोन एज असिमिलेशन हियर? सी। असिमिलेशन के अंदर क्या हो रहा है कि नाइट्राइट को, नहीं, यस सर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, ट्री, है ना, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो वो कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, विच इज द प्रोसेस थ्रू विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स?
विच इज द प्रोसेस थ्रू विच अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। बी प्रोसेस जो है आपके पास यहाँ पे होगा। गुड वन। नॉस्टॉक का रोल कहाँ पे मिलेगा? नॉस्टॉक ए के अंदर जो है वो नॉस्टॉक का रोल मिलेगा। तो ये जितनी चीजें मैं पूछ रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन डन, नाइट्रिफिकेशन डन, असिमिलेशन डन। नेक्स्ट आते हैं अमोनिफिकेशन के ऊपर। तो डायग्राम देख लो, सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। तो मतलब देखो ये पेड़ है, हाँ यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ। यस सर। फिर तुमने क्या किया, तुम्हारा मन में आया यहाँ पे मान लो कोई आम वाम था, तुमने लेकर के खा लिया। ठीक है, आपने इसको जो है कंज्यूम किया, अब क्या करोगे? अब देखो आपका या तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, हाँ सर, हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, और या फिर आपका डेड मैटर प्रोड्यूस होता है ना। आप जब आपकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद डेड मैटर आपका प्रोड्यूस होता है। यस सर। इन सभी के अंदर आपके पास क्या होता है? इन सभी के अंदर आपको मिलती है इनऑर्गेनिक अमोनिया। ठीक है, आपके पास क्या है? इन सभी से वापस आप सभी के अंदर अमोनिया आपने कंज्यूम कर लिया ना, ये नाइट्राइट नाइट्रेट कंज्यूम कर लिया। अब इसको वापस आपको इनऑर्गेनिक अमोनिया में सॉरी कन्वर्ट करना है, आपको इन सभी को अनऑर्गेनिक अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपने नाइट्रोजन कंज्यूम तो कर लिया है, अब इसको वापस एटमोस्फेयर में देने का काम है। तो आपका वेस्ट निकला, या आपका डेड मैटर है ना, डेथ के बाद डिकम्पोजिशन वगैरह जो डेड मैटर है, तो उसके थ्रू आपने इनऑर्गेनिक अमोनिया बनाना है। जो आपसे नाइट्रोजन निकल रहा है इससे इनऑर्गेनिक अमोनिया बनाना है। अब ये कौन करेगा? तो इसके लिए आपके पास वापस लगते हैं बैक्टीरिया। इसके लिए आपके पास वापस लगते हैं बैक्टीरिया। क्लियर? यहां पर अब वापस तीन बैक्टीरिया के नाम आपको याद करना है। एक आपके पास होता है बेसिलस, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिखा हूँ बेसिलस, याद हो जाएगा बेसिलस। एक आपके पास होता है प्रोटेस, प्रोटेस। और एक आपके पास होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। बेसिलस, प्रोटेस एंड क्लोस्ट्रीडियम हो जाएंगे आज। बेसिलस, प्रोटेस, प्रोटेस एंड क्लोस्ट्रीडियम। अगर ऐसे नाम ही नहीं आ रहे हो समझ में तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेसिलस, प्रोटेस एंड क्लोस्ट्रीडियम। तो एनिमल का वेस्ट डेड मैटर उसको कन्वर्ट करना है इनऑर्गेनिक अमोनिया में। पहला तो प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है, पहला काम तो प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है कि सर अमोनिफिकेशन के अंदर होता क्या है। यस, एनिमल वेस्ट डेड मैटर को कंज्यूम करके मतलब सॉरी डेड मैटर को इनऑर्गेनिक अमोनिया में कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन। एंड एजेंट्स कौन कौन से लग जाएंगे आपके पास? बेसिलस, प्रोटेस एंड क्लोस्ट्रीडियम। डन, याद हो जाएंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ वापस एक बार ना सारे के सारे नाम लिखने की कोशिश कर लो कि आपको याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं। सारा का सारा प्रोसेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था, नाइट्रिफिकेशन क्या है, असिमिलेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, और यहाँ पे जो है वो एजेंट्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक बार लिखने की कोशिश कर लो। याद हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे। जिस चीज का हो जाए थम्स अप कर देना। जिस जिसका हो जाए कि हाँ पे सारे याद हो गए, वो थम्स अप कर दीजिएगा। उसके बाद अभी आगे और पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ है। ये थिम्पिस में आपने हैंड रेज कर रखा है, एनी क्वेश्चन? थिम्पिस में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। गुड वन, याद हो जाना चाहिए सही। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, अब बहुत सारे लोग आएंगे यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बताएंगे, है ना? तो सुनना है, समझना है, जरूर सुनना है,
मैं ये नहीं कहता मत सुनो, जरूर सुनना है, बट ऐसा नहीं कि अननेसेसरली अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर लो। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आपको उसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये हमेशा ध्यान रखना। डेविएट नहीं होना होता है अपने रास्तों से, बट उनके पॉजिटिव्स जो भी हो वो ले लेना, है ना। और एक चीज सबने सबने देखी है, जो आज के टॉपर हैं, जो इस बार के टॉपर हैं, 2017 से तैयारी कर रहे थे, है ना, प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2017। और पेपर कौन सा निकला? 2023। 2022 का भी उनका निकला हुआ है। उससे पहले शायद पुलिस में थे, वो आईपीएस है, ही वॉज आईपीएस बस, है ना। तो 2017 की मेहनत जब 2023 और 2024 में रंग ला रही है, तो आपने तो अभी तैयारी करनी शुरू करी है ना। ध्यान रखना। तो सीखना है, इन सभी चीजों से सीखना है। एनीवेज, याद हो गए सारे? यस। चलिए, गुड वन। अब लास्ट से था डीनाइट्रिफिकेशन, कैसे सब कुछ हो गया है, अब वापस दे दो, है ना। जो ले लिया है अर्थ में हमने सभी से नाइट्रोजन वगैरह, अब उसको वापस दे दो। तो ये जो वापस देने का काम चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा, ठीक है, तो एक आपके पास होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, कि जो है उसको वापस दे दो। डीनाइट्रिफिकेशन कि सर जो है जो ले लिया, जो यूज कर लिया, इसको जो है वो वापस दे दो। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है वापस नाइट्राइट को, नाइट्रेट को गैसियस फॉर्म ऑफ में कन्वर्ट, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कन्वर्ट कर क्या रहा है, ये प्रोसेस भी ध्यान रखना है, इसके प्रोसेस से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, या असिमिलेशन बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे, तो वो भी ध्यान रखना है। तो डी नाइट्रिफिकेशन मतलब कि जो नाइट्राइट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको वापस नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना, इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। डन। डी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, यहाँ पर भी आपके पास बैक्टीरिया लगता है, और यहाँ पर आपके पास एक मेन नाम आपके पास आता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास, ये ध्यान रखना है, स्यूडोमोनास। अच्छा, ये जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस आपने देखा ना, ये ऑक्सीजन की सर जरूर प्रेजेंस में होता होगा, नहीं होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करना होता है ये। एंड क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसलिए स्यूडोमोनास को लेकर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या स्यूडोमोनास ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि डीप सॉइल में रहते हैं? बताओ, यस और नो। क्या स्यूडोमोनास ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि डीप सॉइल में रहते हैं? डीप सॉइल मतलब बहुत डीप में, अंदर तक जाकर के रहता है। यस। क्या ऐसे होंगे वो? अरे सोचना क्या है इतना, जब बोल दिया ऑक्सीजन की में करना है, तो ऑब्वियसली यस, नीचे रहेगा तभी, ऊपर तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, कैसे करेंगे। तो कहते हैं ना, पढ़ा कुछ है मगर उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, और सवाल वहीं से आएगा। सवाल जो पढ़ रहे हो उससे नहीं आएगा, सवाल आएगा उस पढ़े हुए से, आपने मतलब क्या निकाला है, उसका मतलब क्या है। तो पढ़ना क्या है, पढ़ा तो ये है कि सर डीनाइट्रिफिकेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। डीनाइट्रिफिकेशन करता कौन है, स्यूडोमोनास करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या स्यूडोमोनास डीप सॉइल में रहते हैं क्या? यस सर, वो डीप सॉइल में रहते हैं, तभी तो बिना ऑक्सीजन के डीनाइट्रिफिकेशन कर पाएंगे। डन। तो जो पढ़ा है उसको लेकर के आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास आ गए स्यूडोमोनास। तो एक बार सबसे पहले तो प्रोसेस याद कर लो। सबसे पहले सर, ये पेड़ है, यस सर। फिर क्या हुआ, तो नाइट N2 था, इसको नीचे लेकर के आ गए, क्या किया, सर हमने कर दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन NF। फिर क्या हुआ, इसको सर नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया, क्या किया, नाइट्रिफिकेशन किया। उसके बाद सर ये जड़ों के थ्रू पेड़ के अंदर गया, पेड़ से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर गया जिसको कि इंसान यूज कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, असिमिलेशन। फिर क्या हुआ, फिर आपसे वेस्ट निकल सकता है या फिर आपका डेड मैटर निकल सकता है, ये सब इसको वापस कन्वर्ट करना है। क्लियर? किसके अंदर, इनऑर्गेनिक अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना है, इनऑर्गेनिक अमोनिया के अंदर। ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा,
ये कहलाएगा अमोनिफिकेशन। प्लीज ध्यान रखना, अमोनिफिकेशन ये वाला प्रोसेस है। यहाँ पे कई सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि इधर कोई यहाँ पे अमोनिया बना दिया, ये अमोनिफिकेशन है क्या? नहीं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। फिर ये अमोनिफिकेशन के बाद जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास निकले हैं, इसको वापस N2 को दे देना, ये क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। यस, ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एजेंट्स आपके पास काम आ रहे हैं? तो सर यहाँ पे आपके पास राइजोबियम, नॉस्टॉक, अजैटोबैक्टर और सीनोबैक्टीरिया काम आ जाएगा। यहाँ पर सर नाइट्रो नाम वाले सारे के सारे काम आ जाएंगे। असिमिलेशन में सर यहाँ पे कोई भी नाम नहीं पढ़ा है। अमोनिफिकेशन में सर 3 नाम पड़े हैं, कौन कौन से हैं आपके पास? तो सर बेसिलस है, उसके बाद प्रोटेस है, और एक आपके पास होता है क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम एंड डी नाइट्रिफिकेशन में सर यहाँ पे स्यूडोमोनास का नाम देखा है। देन यहाँ से आगे नहीं आता। क्लियर? इन सब में से हर एक पॉइंट आपके पास एक एक क्वेश्चन है। हर एक पॉइंट जो है आपके पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, इससे आगे अगर आएगा तो फिर ये वाला डायग्राम याद कर लेना, है ना? इस डायग्राम को याद कर लेना कि नाइट्रोजन के फिक्स करने में कौन कौन से बैक्टीरियाज भी काम आते हैं, सीनो बैक्टीरियाज भी काम आते हैं। सर ये सीनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया में क्या अंतर है? बेटा अभी अभी पढ़ा था। ओहो हाँ सर, याद आ गया। ठीक है, तो सीनो बैक्टीरिया भी काम आता है। इन सभी के राइजोबियम है, फ्रेंकिया है, अजैटोबैक्टर है, माइकोबैक्टीरियम है, अजोस्पिरिलियम है, बैसिलस है। इधर देखोगे तो अनाबिना है। सर अनाबिना ये तो एनाबेली की तरह लग रहा है, कोई बात नहीं, जैसे भी हो याद कर लो बस। एनाबिना है, नॉस्टॉक है, टॉलीपॉथ्रिक्स है एंड अनाबेनियोपिसिस है। ये तो ये नाम जब भी आपको टाइम मिले आराम से बैठ करके इनको जो है वो याद कर लेना। बट फिलहाल तो जो है वो पढ़ लेना। अच्छा, इनको ऐसा भी नहीं है कि पूरा जीवन प्राण लगा दो कि सर यही सब याद रखना है। 3 से 4 बार पढ़ लो, एक आइडिया लग जाएगा, उससे हो जाएगा, है ना? रटने नहीं बैठ जाना है। 3 से 4 बार पढ़ लेना, एक आइडिया लग जाएगा आपको, एक आइडिया लग जाएगा, और आइडिया से ही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? क्योंकि सवाल इनमें से नहीं आएगा। क्वेश्चन में यूपीएससी अब एक नया ही नाम देगा आपको, है ना? एक नया नया ही बैक्टीरिया आपके सामने आएगा। बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ राइजोबियम टाइप का जो होता है वो इसमें होता है ना? या आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक बैक्टीरिया है जिसमें ब्लू ग्रीन अलगाई टाइप, ब्लू ग्रीन कलर टाइप जो है वो पाया जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो रखता है, ये नाम है। इज इट अ सिनोबैक्टीरिया? यस, है ना? तो आपके बेस्ड ऑन योर नॉलेज यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। तो इसलिए इतना ही करना है, ठीक है? चलिए सर, तो देखो यहाँ तक तो होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का आपके पास काम आता है। अब जब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने टेरेस्ट्रियल सिस्टम के को लेकर के जो बहुत सारी चीजें जो हमें पढ़नी थी, है ना, इकोसिस्टम को लेकर के, वो तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब और आगे की चीजों को जो है वो समझते हैं। और आगे की चीजों में हमने एक चीज पढ़ी थी सर, क्या चीज पढ़ी थी? देखो बताता हूँ। हमने देखा था कि सर सबसे पहले, यस, कि सर एक स्पीसीज होती है, या हम कह दें कि एक इंडिविजुअल होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल की एक पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी बनती है, बहुत सारी पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी बनती है। ये सुनो, ये डायग्राम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? इकोसिस्टम पढ़ाने में सबसे पहले मैंने यही डायग्राम बनाया था। फिर कम्युनिटी से क्या बनता है? इकोसिस्टम्स बनते हैं। एंड जब ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिल जाए तब आपके पास क्या बनता है? एक बायोम बनता है। और जब बहुत सारे बायोम्स मिल जाएंगे तब आपके पास क्या बनेगा? बायोस्फीयर बनता है। डन। तो हमने इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में पढ़ लिया, नाइट्रोजन के सॉरी नेशनल पार्क वगैरह जब पढ़े थे, है ना, कौन सी स्पीसीज क्या चल रहा है, उसकी पॉपुलेशन वगैरह, ठीक है। कम्युनिटी के बारे में देख लिया। हमने इकोसिस्टम को भी पढ़ लिया। अब जब बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बायोम। तो इकोसिस्टम हमने लैंड को लेकर के तो देख लिया है। अब इसके बाद कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे अभी। पर उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार ये बायोम जो वर्ड है इसको भी समझ लेते हैं कि सर ये बायोम जो है वो आपके पास क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास हो जाएगी बायोम। नेक्स्ट हेडिंग बायोम। वैसे तो टाइम हो गया है बट कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर करके जाएंगे।
बायोम से आपके पास क्वेश्चन आता है। अब देखो, आपको जो हमने अभी एक डायग्राम डिस्कस किया है, इससे ये एक छोटी सी बात का जवाब लो कि बायोम एक स्मॉल यूनिट होगी या एक लार्ज यूनिट होगी अर्थ के ऊपर। बायोम विल बी अ स्मॉलर यूनिट और इट विल बी अ लार्जर यूनिट। इट विल बी अ लार्जर यूनिट, है ना। तो बायोम बहुत सारे होंगे या बहुत कम कम बायोम मिलेंगे? कम मिलेंगे ना। बहुत बड़े से एरिया को हम एक बायोम जो है वो बोलते हैं। बहुत बड़ा सा एक एरिया होगा, उसको जो है हम लोग एक बायोम बोलेंगे। एंड हर एक बायोम होगा भी यूनिक, अलग अलग बायोम्स आपको मिलेंगे। यस। चलो, तो अब हम ना इस अर्थ के ऊपर आपके पास कितने सारे बायोम्स वगैरह मिलते हैं, इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अर्थ में जो इकोसिस्टम्स हैं, उन इकोसिस्टम्स को, उन बायोम्स को हम अगर देखें ना, तो दो चीजों के ऊपर ना मैं थोड़ा सा रख सकता हूँ। एक तरफ तो आपके पास हो जाएगा रेनफॉल, और एक तरफ आपके पास हो जाएगा टेम्परेचर। अगर मैं रेनफॉल और टेम्परेचर को देख लूं, तो मैं अर्थ के किसी भी एरिया को बता सकता हूँ कि वो एरिया जो है वो आपके पास किस तरीके का होगा। यस, बता सकता ना। यस। तो अब देखो, आपको टेम्परेचर जो है वो कहाँ से कैसा मिलता है। टेम्परेचर अगर हम देखें तो अर्थ में 0 डिग्री का टेम्परेचर भी मिलता है ना। सर एकदम 0 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ऐसी जगह मिलती है ना कई बार, जैसे शिमला मनाली में चले जाओ, कई बार सर्दियों में जो है वो बिल्कुल जीरो पे भी पहुंच जाता है वो। यस। लेह लद्दाख चले जाओ, जीरो से भी माइनस में पहुंच जाता है वो। तो 0 डिग्री अर्थ के ऊपर मिल जाती है। माइनस में भी मिलती है क्या अर्थ पे? टेम्परेचर माइनस में भी तो पहुंचता है। यस, पोलर रीजन वगैरह में चले जाओ, माइनस में भी मिल जाएगा। यानी -5 है, -10 है, -15 तक टेम्परेचर आपके पास चला जाता है। और अगर मैं टेम्परेचर देखूं आपके पास, तो 5 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया, ऐसे करते करते 20 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया, 45 डिग्रीज हो गया, 50 डिग्रीज हो गया। इतना टेम्परेचर भी हमको अर्थ के ऊपर मिल जाए, देखने को मिल जाता है। डन, मिल जाता है ना। तो अर्थ के ऊपर एक तो आपके पास टेम्परेचर हो गया, एक प्रेसिपिटेशन ले लो। 50 हो गया, 100 सेंटीमीटर्स हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 250, 300, फिर 350, 400, 450 तक ले लो। इससे ज्यादा अर्थ तो फिर तो बाहर समुद्र वही बन जाएगा। अब देखो, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक एक एरिया को देखते जाना। अब सिंपल समझना, ये मैं वापस एक्सेस बना रहा हूँ। एक तरफ रेनफॉल है और एक तरफ आपके पास टेम्परेचर है। ये हो गया, ये है 0 डिग्री। ठीक है। अब देखो, एक ऐसा एरिया जहां पे रेनफॉल बिल्कुल कम है। ठीक है, या चलो मैं डेजर्ट बनाना चाहता हूँ। डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर रेनफॉल कैसा होता है? बहुत ही कम। डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम होता है। एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है डेजर्ट में। प्लीज ध्यान रखना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है डेजर्ट में। टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है। ध्यान रखो, सही से याद करो। डेजर्ट में टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। डेजर्ट में टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा होता है और रात में वो कम भी होता है। तो यानी टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह सकता कि डेजर्ट में टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। नहीं, रात को वो गिर करके 5 डिग्री सेल्सियस पे भी आ जाता है। रातें बहुत ठंडी होती है, दिन बहुत गर्म होता है। और बारिश, क्या बारिश में भी ऐसे वेरिएशन मिलता है? नहीं, बारिश बहुत कम होती है। बारिश बहुत कम होती है। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेरिएशन, यानी टेम्परेचर वेरिएशन तो बहुत ज्यादा है एंड रेनफॉल बहुत कम है। तो डेजर्ट कुछ ऐसे ही मिलेगा इस ग्राफ के ऊपर कि हाँ सर, डेजर्ट का ऑक्यूपेंसी जो है वो कुछ इस तरीके की होगी इस ग्राफ के ऊपर, जिसमें रेनफॉल बहुत कम मगर टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। क्लियर? यस। तो ये आपके पास हो गए डेजर्ट्स। ये आपके पास हो जाते हैं डेजर्ट। अब देखो, अगर एक डेजर्ट वाले एरिया के अंदर, डेजर्ट वाले एरिया के अंदर कहीं से थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई, मतलब मतलब आप वहां से थोड़ा सा हटते जाओ, डेजर्ट से थोड़ा सा हटते जाओ, तो क्या एकदम से बहुत बड़े बड़े जंगल मिल जाते हैं क्या आपको? है ना। नहीं, नहीं मिलते। पहले आपको ग्रासेस मिलेगी, ग्रासलैंड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हल्की हल्की जब इससे आगे आओगे ना, तो बरसात होनी थोड़ी थोड़ी शुरू होगी। बट एकदम से इतनी ज्यादा बरसात भी नहीं होती।
है ना, थोड़ी थोड़ी बरसात होनी आपके पास स्टार्ट होती है, बट जमीन में पानी तो है नहीं, तो उतनी वाटर अवेलेबिलिटी तो है नहीं, तो बड़े बड़े पेड़ तो हो नहीं सकते, ग्रासेस मिलनी आपके पास स्टार्ट होती है। यानी सर अगर मैं वापस से एक दूसरा एरिया यहाँ पे बनाता हूँ, या चलो इसी ग्राफ में बनाता हूँ, जिसमें फिर से कि सर टेम्परेचर वेरिएशन तो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर वेरिएशन तो बहुत ज्यादा है, मगर उसमें रेनफॉल भी है, तो क्या ये डेजर्ट मिलेगा? नहीं सर। यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रासेस भी होगी, तो ये कैसा हो जाएगा? ग्रासलैंड। क्लियर? ये क्या मिला आपको? ये तो सर मिला था डेजर्ट, ये आपको मिल गया ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड भी जो है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। डन। अब अगर मैं इससे आगे की तरफ बना दूं, तो क्या आपको मिल जाएंगे? फॉरेस्ट मिल जाएंगे। अगर मैं बारिश को और आगे ले जाऊं कि और ज्यादा बारिश हो रही है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑब्वियसली टेम्परेचर तो मिलता ही है, टेम्परेचर की वो कोई बात नहीं है। डन। ये मिलते हैं। अब देखो, इससे और अगर आगे लेकर के जाऊं ना, तो आपको फॉरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट फॉरेस्ट में क्या होता है, टेम्परेचर का रोल आने लग जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट में टेम्परेचर के रोल आने लग जाते हैं आपके पास। पूरा टेम्परेचर में इतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिलता है। जैसे ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी जिस जिसने पढ़ रखी है उसको पता है कि इक्वेटर के ऊपर बारिश बहुत ज्यादा होती है ना? पढ़ रखा है कि सर इक्वेटर के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश होती है। इक्वेटर के ऊपर अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे फॉरेस्ट भी कैसे मिलता है? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, है ना, हमेशा हरे वाले फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो फॉरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है। ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, बट इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर में वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है क्या? ठीक? नहीं, टेम्परेचर के अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जैसे मान लो आप राजस्थान में रह रहे हो, राजस्थान में आप देखते हो ना, तो एक बार तो बहुत सर्दी पड़ती है, फिर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, बट इक्वेटर पे आप देखते हो ना, एक जैसा टेम्परेचर रहता है ना, इतना ज्यादा हाई वेरिएशन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि टेम्परेचर तो एक रेंज में रहेगा, मगर रेनफॉल बहुत ज्यादा है। तो एक इस तरीके का हमारे पास एक मिल जाएगा। अब ये क्या होंगे? फॉरेस्ट होंगे। डन। हाई टेम्परेचर, ऐसे फॉरेस्ट जो गर्म रहते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर रहते हैं। बट हमने तो सर फॉरेस्ट ठंडे भी देखे हैं, है ना, ठंडे फॉरेस्ट भी ऊपर की तरफ आप चले जाओ, 30 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, तो क्या वहां पे फॉरेस्ट नहीं मिलते? क्या वहां पे भी फॉरेस्ट मिलते हैं? तो वहां पे भी रेनफॉल तो वहां पे भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, बट टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलता है। ये सुनो, ऐसे फॉरेस्ट भी तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यस, रेनफॉल काफी ज्यादा है एंड टेम्परेचर कम है। ऐसे फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे मॉडरेट चीजें चलती है आपके पास। तो तीन तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिल गए, हाँ, तीन तरीके के फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। एक जहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल से ऊपर की तरफ चले गए, कौन से मिल जाते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट। यस, ये रेनफॉल भी मॉडरेट होती है, उसमें इतनी ज्यादा बारिश नहीं देखने को मिलती, एंड जो टेम्परेचर है वो भी आपको मॉडरेट थोड़ा सा वेरी करता हुआ देखने को मिल जाता है। एंड एक आपके पास होता है ये वाले फॉरेस्ट, जिसमें टेम्परेचर आपके पास शून्य के पास होता है, बिल्कुल, मतलब कि बिल्कुल कम, मतलब जो आपके पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, आपके पास उसमें क्या होते हैं वो, हाँ, टुंड्रा वाले रीजन में जो आपके पास होता है, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उनका डायग्राम आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। डन सभी को यहाँ तक? यस। चलो, तो क्या हमेशा रीजन ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको? सही, क्या हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है? यस। थोड़ा सा अगर आप देखोगे, तो थोड़ी सी प्लांट वाली एक्टिविटी, थोड़ी सी इस तरीके की चीजें ना, आपको एक बायोम वाला रीजन आपको आर्कटिक रीजन में भी देखने को मिलता है। क्या वो यहाँ पे कहीं पे भी कंज्यूम हुआ? नहीं सर, क्योंकि ये कोई भी टेम्परेचर जो है वो आर्कटिक एरियाज को डिफाइन नहीं कर रहा। यानी एक आपको जो है वो यहाँ पे नीचे भी देखने को मिल जाता है कि सर रेनफॉल है और टेम्परेचर नेगेटिव है ना। और रेनफॉल को कोई नेगेटिव में मत ले लेना, रेनफॉल हमने पॉजिटिव ही लिया था, 50, 100, है ना, 150 ऐसे ही लिया था। तो रेनफॉल तो पॉजिटिव है, मगर टेम्परेचर जो है आपके पास नेगेटिव है।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर्कटिक। यस, आर्कटिक आपके पास हो गया, या जो एल्पाइन टुंड्रा आपके पास होता है। अच्छा, एल्पाइन वर्ड का मतलब तो पता है ना सभी को, कि एल्पाइन वर्ड का मतलब क्या होता है। यस, नहीं हो तो मेरे जियोग्राफी के लेक्चर्स देखो ताकि सही से समझ आए, है ना। कैसे ठंडक जो है वो पोल्स पे भी होती है और ठंडक हिमालय पे भी होती है। यस। हाँ, snow वगैरह। चलिए, तो आर्कटिक होता है और एक आपके पास अल्पाइन होता है। अब एक्चुअली देखो सर, ये पढ़ना जरूरी क्यों है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, एक डायग्राम देता है। यूपीएससी एक डायग्राम देता है कि ये ए है, जैसा, फिर ये बी है, ये सी हो गया है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। इनमें से विच ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट्स अल्पाइन टुंड्रा। विच ऑफ द रीजन रिप्रेजेंट्स अल्पाइन टुंड्रा। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। कौन सा रीजन इसमें से होगा जो कि अल्पाइन टुंड्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है। कौन सा रीजन इसमें से होगा जो टेम्परेट फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है। कौन सा ऐसा रीजन होगा जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कौन सा ऐसा रीजन होगा जो कि ग्रासलैंड की कैरेक्टरिस्टिक को मैच करता है। कौन सा ऐसा रीजन होगा जो कि ग्रासलैंड की कैरेक्टरिस्टिक को मैच करता है। अच्छा, कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये वाला टॉपिक ना आपको ना फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा देना चाहिए था, क्योंकि हमने कई सारी जगहों पे फिजिकल ज्योग्राफी में भी ये वाला ग्राफ देखा है ना। नहीं, इकोसिस्टम को पढ़े बिना बायोम समझ नहीं आता, क्योंकि उसी चेन में तो हायरार्की में ऊपर दिख रहा है। इसलिए इस डायग्राम को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। डन, मिल जाएगा। तो ये आपके पास बायोम्स होते हैं और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो हमने देख लिया कि सर ये आपके पास है बायोम। बायोम में क्या होता है कि सर इंडिविजुअल होता है, फिर पॉपुलेशन आती है, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, और इन इकोसिस्टम से बायोम बनता है। और बहुत सारे बायोम जो मिल जाएंगे तो बायोस्फीयर जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। यस सर। तो biome is an area classified according to the species that live in that location. Temperature range है, soil type है, amount of light है, water है, are unique for a particular place. ठीक है, and forms the niche specific species allowing scientists to define the biome. जिससे कि वो लोग जो है वो स्पेशलिटी को देख करके जो है वहाँ पे बायोम जो है वो, ठीक है, पढ़ो तो पढ़ो इसको पे। आपको समझ में आ गया सबकी चीजें क्या है ना। आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि चीजें जो है वो क्या है। बेसिकली जो समझने के लिए है वो ये डायग्राम। डन, कि सर एक है डेजर्ट मिलेगा, उससे आगे जाओगे ग्रासलैंड मिलेगा, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, और नीचे आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा है। अच्छा, अभी अगर मैंने समझाया नहीं है, उससे पहले अगर ये डायग्राम आपको दिखा देते तो कितने थे कि सर हाँ हम पढ़ करके खुद से इंटरप्रेट कर सकते थे कि ये क्या है ना। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है इस डायग्राम को इंटरप्रेट करने में, जबकि आप देखिए 10 मिनट का काम है। डन। तो ऐसी चीजों को करने के लिए क्या है कि ह्यूमन इंटरफेस चाहिए होता है जो आपकी राहों को आसान बना दे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।